ये जो किसान है अगले 2 जून की रोटी के लिए जुगतजू करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, अपने परिवार को पालने के लिए वो दिन रात मेहनत करेगा, या फिर इस तरह से सड़कों पर मेहनत करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए? उसकी पेट की आग चाहती है कि मैं सड़कों पर उतरूं, उसकी पेट की आग चाहती है कि मैं भी सवाल पूछूं, लेकिन उसके पास क्षमता नहीं है। इसी वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ किसान सड़कों पर उतरे हैं, इस देश के तमाम 140 करोड़ लोगों की आवाज बनकर उतरे। नमस्कार। किसान आंदोलन से जुड़ी कई खबरें आप तक पहुंचती आ रही होंगी, खास तौर पर सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन गोदी मीडिया आखिर कर क्या रहा है? गोदी मीडिया भ्रम फैला रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है और झूठ आपको परोस के दिया जा रहा है। गोदी मीडिया की अगर हकीकत माने तो आपको यह पता पड़ेगा कि अगर किसानों की मांगें मान ली गई तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी, देश के ऊपर 11 लाख करोड़ रुपए का अधिक बोझ बढ़ जाएगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, गोदी मीडिया खुद कह रहा है। जरा आप इनको सुनिए। ये महानुभाव खुद को पत्रकार मानते हैं और गोदी मीडिया की और मोदी जी की चमचागिरी करते हैं। इनकी चमचागिरी की हालत किस लेवल पर पहुंच चुकी है, आप सुधीर चौधरी को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले आप इनको सुनिए, इसके बाद इनको हम जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। पत्रकार महोदय, आपको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है, खुद के कंटेंट को लिखने की जरूरत है। ये नहीं कि पीएमओ ऑफिस से कुछ हमें कागज मिल गया, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया और उसी को हमने टेप डाला। लिखिए, लिखना शुरू करिए, रिसर्च करिए और उसके बाद ऐसी दखियानूसी जो बातें हैं ये आप शायद नहीं कहेंगे। पहले आपको इनकी वीडियो को देखना होगा, इसके बाद मैं कुछ एक दस्तावेजों के साथ इनको प्रूफ करूंगा कि किस लेवल की घटिया बातें, झूठी बातें प्रोपेगेंडा के तहत आप तक परोसने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो देखिए जरा। फिलहाल केंद्र सरकार जिस फॉर्मूले के आधार पर हमारे देश में 22 फसलों का एमएसपी तय करती है, वो एमएसपी किसानों द्वारा मांगे जाने वाले एमएसपी से 25 से 30% कम होता है। लेकिन आज अगर सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया तो इससे इन फसलों का एमएसपी 25 से 30% बढ़ जाएगा, क्योंकि किसान चाह रहे हैं कि उन्हें ऊंचे दाम का एमएसपी मिले। और ऊंचा दाम कितना जो सरकार दे रही है उससे कम 25 से 30% ज्यादा। अब सोचिए, अगर फसलों का ये एमएसपी बढ़ा तो इससे बाजार में इन फसलों की कीमत बढ़ेगी, खाने पीने का सामान जो इन फसलों से बनता है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनकी महंगाई भी 25 से 30% तक बाजार में बढ़ जाएगी। इसलिए आज एक बड़ा सवाल यह भी है जो सबको सोचना होगा कि क्या हमारा देश और आप लोग महंगाई में 25 से 30% की वृद्धि के लिए तैयार हैं? क्योंकि जैसे ही अनाज 25 से 30% महंगा होगा, उस अनाज से जितनी भी वस्तुएं खाने पीने की बनती हैं वो भी स्वतः उतनी ही महंगी हो जाएंगी। अगर आप इनकी माने तो ये कहेंगे कि 11 लाख करोड़ रुपए का बोझ अधिक बढ़ जाएगा, 25 से 30% महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि जो मूल्य है उस पे अगर सरकार ने हामी भर दी, एमएसपी को अगर ले आई सरकार, तो आपके प्लेट में जो आने वाला खाना है वो महंगा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? तो सुधीर चौधरी जी को मैं कुछ एक आंकड़े दिखाना चाहता हूं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सीधे सरकार के आंकड़े हैं, ठीक है। इस आंकड़ों के बदौलत अगर मैं आपको कुछ एक चीजें बताऊं, ये मेरे हाथ में कागज है, ये सरकारी कागज है और सरकार ने बताया है कि एमएसपी किस लेवल पर बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है और साल साल भर में कितनी एमएसपी इन्होंने बढ़ाई है। कागज पर एमएसपी को 2014 से लेकर अब तक की अगर तुलना करें तो 80% तक बढ़ा दिया गया, एमएसपी बढ़ चुकी है। लेकिन आखिर एमएसपी पे खरीदी जाती है वो फसलें। अगर आप देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पे 1 क्विंटल जो गेहूं था वो बिकता था 1450 रुपए में। आज की तारीख पर जब मोदी सरकार के 10 साल हो चले हैं, इसमें 2275 रुपए यानी बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन आप मंडी में जाइए, 1 क्विंटल गेहूं बेचने के लिए जाइए तो आपको समझ में आएगा ये जो 1 क्विंटल गेहूं है ये 1200 से 1300 रुपए का बिकता है। यानी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो आंकड़े थे 1400
50 रुपए का जो बिकता था उससे भी कम में बिकता है 10 साल बाद। आप चावल, धान ले लीजिए। धान उस वक्त अगर आप देखें डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर 1310 रुपए का बिकता था। आज की तारीख में यह 2183 रुपए का हो चुका है, यानी तकरीबन 80% बढ़ चुका है। लेकिन आप मंडी में जाके अपने गेहूं, अपने चावल को, धान को बेचने की कोशिश करें तो आपको पता पड़ेगा यह मात्र 1400 से 1500 रुपए से ज्यादा नहीं बिकता है। और यही हालत है इन तमाम चीजों की। एक चीज और आपको हम बताते हैं, ये जो रेट है, जो एमएसपी के रेट है, ये भी वो नहीं है जो जिसकी मांग मजदूर किसान कर रहे हैं। ये मांग है C2 प्लस 50% की, यानी जो स्वामीनाथन कमेटी जिस फॉर्मूला को लेके आई, यानी एक किसान अगर लाख रुपए लागत लगाता है, उसकी लागत के ऊपर 50% उसको मुनाफा मिल सके। ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। साल भर अगर किसी किसान ने 1 लाख रुपए लगाए, साल भर में उसको 50,000 रुपए का मुनाफा मिल जाए। अगला, ये भी गोदी मीडिया दिखाती है क्यों पंजाब के किसान सड़कों पर उतरे, क्यों हरियाणा के किसान सड़कों पर उतरे। इसका भी मैं आपको जवाब देता हूं। एक और दस्तावेज, एक और डेटा मेरे हाथ आया है। उस डेटा को अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि इस देश के किसानों की आखिर हालत क्या है। अगर पूरे देश में 5 ऐसे राज्य निकाल लिए जाएं जिन राज्यों में एमएसपी की कीमतों पर फसलें खरीदी जाती हैं, प्रोड्यूस खरीदा जाता है, प्रोक्योर किया जाता है, तो उस पे अव्वल नंबर पे आता है पंजाब। पंजाब में 39,537 करोड़ रुपए का अनाज खरीदा गया। ठीक है, अच्छी बात है। पंजाब के जो किसान हैं उनके पास पैसा है, ताकत है, क्षमता है, इसलिए सड़कों पर खड़े। तो फिर तमिलनाडु का किसान क्यों नहीं आता है? तो फिर केरला का किसान क्यों नहीं आता है? वेस्ट बंगाल का किसान क्यों नहीं आता है? बिहार का किसान क्यों नहीं आता है? इस सवाल का जवाब आपको अब मिलेगा। जो अगले नंबर पर एमएसपी की प्राइसेस पर, एमएसपी के दामों पर जो फसलें खरीदी जाती हैं सरकार द्वारा, वो आता है हरियाणा। और हरियाणा में कीमतें कितने की खरीदी गई? 12,937 करोड़ रुपए की वहां पे फसलें खरीदी गई। यानी नंबर 1 में पंजाब जो तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का खरीदा। अगले नंबर पे जो राज्य आता है वो आता है हरियाणा, जो कि तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए का आपने वहां पे खरीदा। इस लेवल पे आप खरीद रहे हैं। तीसरे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, जिसमें आपने मात्र 1,995 रुपए का आपने अनाज खरीदा। 1,995 करोड़ रुपए का अनाज खरीदा। चौथे नंबर पर तेलंगाना आता है, 1,778 करोड़ रुपए का आपने अनाज यहां से खरीदा। 5वें नंबर पे जो राज्य आता है वो आता है तमिलनाडु, जहां पे 1,190 करोड़ रुपए का आपने एमएसपी के मूल्य पर, दामों पर अनाज खरीदा। बाकी राज्य यानी कहीं 300 करोड़ रुपए, कहीं 200 करोड़ रुपए, कहीं 100 करोड़ रुपए, और कहीं कहीं तो सिर्फ 6 करोड़ और 40 लाख रुपए का भी अनाज खरीदा गया। मात्र 6 करोड़ रुपए। आप सोच के देखिए, तो ये जो किसान है अगले 2 जून की रोटी के लिए जुगतजू करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, अपने परिवार को पालने के लिए वो दिन रात मेहनत करेगा, या फिर इस तरह से सड़कों पर मेहनत करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए आएगा। उसकी पेट की आग चाहती है कि मैं सड़कों पर उतरूं, उसकी पेट की आग चाहती है कि मैं भी सवाल पूछूं, लेकिन उसके पास क्षमता नहीं है। इसी वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ किसान सड़कों पर उतरे हैं। इस देश के तमाम 140 करोड़ लोगों की आवाज बनकर उठे हैं। मैं आपको कुछ एक तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से इस देश की सरकार ने कम आंका है मजदूर किसान को। ड्रोन के जरिए आपने आंसू गैस के गोले दागे, किसान चुप रहा, डटा रहा, कोई बात नहीं, हमारी सरकार है, हम कोई पाकिस्तान से थोड़ी ना आए हैं, हम कोई चाइना से थोड़ी ना आए हैं। सरकार शायद गुस्से में है, सुन लेगी हमारी बात, लेकिन सरकार नहीं सुनी, दागती गई। आंसू गैस के गोले किस तरह से आपको झुलसा देते हैं, आपको जिस तरह से आपके शरीर में जलन पैदा करते हैं, शायद आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन वो किसान वहीं पर इस वजह से डटे रहे कि उनको अपनी आवाज उठानी थी, सवाल पूछने थे। जब सरकार नहीं मानी तो किसान ने पतंग उठा ली हाथ में, और किसान ने क्या किया आप खुद देखिए।
सामने सोचना कि वो अपनी जथेबंदियां ने ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਬਣੀ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੋਟ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਟੇਜ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ पतंग के द्वारा एक किसान ने आपके अहंकार को चोट पहुंचाई है। जो आपका ड्रोन नीचे गिरा है वो आपका अहंकार है। एक और मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। डॉक्टर अमनदीप कौर जो एक डॉक्टर हैं पेशे से, जो वहां पहुंची हैं, वहां के किसानों को जख्म लगे हैं उसको ठीक करने के लिए पहुंची थी और उनका एक बयान आया है। आपको बिल्कुल ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से पैलेट बुलेट्स उनके ऊपर दागे गए हैं, जैसे कश्मीर में दागा गया था, जैसे इजराइल में दागा जाता है, जैसे पैलेस्तीन में दागा गया। छोटे छोटे बच्चों के वो पैलेट इस तरह से बिखरते हैं, छर्रे आपके शहर को चीरते हुए चले जाते हैं और छर्रे आपके हड्डियों में घुस जाते हैं, आपके स्कल में घुस जाते हैं, निकाल नहीं सकते आप। जीवन भर आपको उन छर्रों के साथ रहना पड़ेगा। जो निकल के जो नहीं निकले वो नहीं निकले। क्या ये आतंकवादी हैं? क्या ये लोग हमारे देश पे हमला करने आए लोग हैं? तो किस हक से इस तरह के हथियार आपने इनके ऊपर दागे? आप जरा डॉक्टर अमनप्रीत को सुनिए। इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि किस लेवल पर इस देश के किसानों के साथ मोदी सरकार बिहेव कर रही है। देखिए। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਰਰੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛਰਰੇ ਕੱਢੇ। ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਧਸ ਗਈਆਂ, ਡੀਪ ਗਈਆਂ, 1 ਤੋਂ 1.5 ਇੰਚ ਤੱਕ ਡੀਪ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਰਜੀਕਲ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀਆਂ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਭੈਣੇ? ਹਿਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ। ਸਵਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਿੱਖ, ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਰ ਰਹੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿੰਨਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਗੋਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ? जी हाँ जी। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? काफ़ी ज़्यादा है और लोग चाहते हैं कि उनकी जो डिमांड्स है वो पूरी हो ताकि जो ज़रूरत है लोगों की वो। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਖਮ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? जितने भी वुंड है वो काफ़ी क्रिटिकल भी है, कुछ सुपरफिशियल है, कुछ क्रिटिकल है। उसके लिए प्रॉपर ड्रेसिंग और जिनको ज़्यादा इमरजेंसी नीड की ज़रूरत है उनको हॉस्पिटल भी रेफर कर रहे हैं कि वो ऐसे हॉस्पिटल जाके ट्रीट करे। पर जितना फर्स्ट एड हम कर सकते हैं, ब्लीडिंग रोकना और वो ज़रूर कर रहे हैं। एक चीज तो साफ है भी इस चीज से ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे नहीं मिलने। वो तो है, वो ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही मिले हर चीज़ के, कुछ अपनी खुशी से भी किया जाता है। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਦਲੇਰੀ ਆ ਗੱਲ ਉਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ शंकर ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ शर्मा अखर ਦੇ ਲਈ। मैं एक और वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से किसान के शरीर को भेदते हुए ये छर्रों ने उसके पूरे जिस्म को लहूलुहान कर दिया है। इस वीडियो को आप देखिए। छर्रे दिखा देंगे जो छर्रे ना बॉडी से निकाल के जी एक तो हम मगर नहीं अच्छे नहीं। अच्छा देखो गणपति तेज तेज चेक करें। काम करें आप साइड आउट देखते हैं। मैं बात करते रहूंगा आप दिखाते रहिए।
और ये ऐसे में दिखाते हैं। दीपक मेरा शक तो है इसमें नहीं है, इन्हें कर दे, नहीं है इन्हें कर दे वहाँ, ये छोड़ दिया गया इनको जो लगा है इसका कोई बात नहीं, कर दे दो नहीं बात कर पाएंगे। आगे 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 इधर लाओ सीधा। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूंगा। आप इस वीडियो को देखिए, किस तरह से किसानों ने किसानों की तरफ आते हुए उन्हीं आंसू गैस के गोलों को पहले आराम से देखा, समझाने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी कि आप इस तरह से हम पर हमला नहीं कर सकते हैं। किसानों ने हथियार नहीं उठाए आज भी हाथ में। जो गोले पुलिस ने किसानों के ऊपर दागे, उन्हीं गोलों को किस तरह से उन्होंने वापस जवाब दिया, इसका एक उदाहरण है। ये वीडियो आप जरा देखिए। किसानों के रास्ते पे आपने कीलें गाड़ दी, सड़कें काट दी, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, ये तमाम चीज़ें करी, लेकिन इसका फ़ायदा क्या? क्या एक किसान आंदोलन है या फिर ये आंदोलन वो है जहां पर किसानों को रोकना है, किसानों को दिल्ली तक नहीं आने देना है, मोदी की निद्रा को नहीं भंग होने देना है? महाराज सो रहे हैं, आप उनको सोने दीजिए। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? एमएसपी पर कोई कानून ना बने, स्वामीनाथन कमेटी पर कोई चर्चा ना हो, हम किसानों को यूं ही रोंदते चले जाएं, या फिर इस देश की जनता को यूं ही बरगलाते चले जाएं। 140 करोड़ लोगों की तमाम ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक किसान आज अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। इस देश की सरकार ने ना कोर्ट को माना है, ना संविधान को माना है, ना डेमोक्रेसी को माना है, और अब ना इस देश के लोगों को मानना चाहती है। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर इस देश के किसान जो खुद एक जाति हैं, जो खुद एक मजहब है, जो खुद एक धर्म है, अगर वो इस चीज़ को समझ लें और एकत्र होकर आपके सामने खड़े हो जाएं, तो इस देश की कोई भी ऐसी सरकार नहीं है, इस देश का कोई भी ऐसा राजनेता नहीं है जो इनके सामने पल भर भी डिग सके। नमस्कार।